All right. Hello everyone. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. UPSC CSE में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने जो सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी को कंटिन्यू करते हुए, हालांकि इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी मैंने अनअकैडमी के ऐप पे भी कंप्लीट करवाया है, बट बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस देखे, उन्होंने कहा कि सर आप यूट्यूब पे भी इस पे करवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे हम कंप्लीट कर नहीं पाए थे, उस टाइम पे हम ले नहीं पाए थे। तो फॉर दैट रीजन अगेन वी हैव कम अप with the Indian Society class, the complete lecture course I'll be taking on the Let's Crack UPSC CSE platform पे। ओके, कंप्लीट लेक्चर मैं लूंगा, कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंडियन सोसाइटी को, जहां पे हम सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी मैं 2 टॉपिक ले चुका हूँ, कास्ट सिस्टम और ट्राइबल सोसाइटी। आप अनअकैडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो आज से फिर से मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करता हूँ, है ना। हालांकि ये ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन पे भी ले रखा है, आप वहां पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, तो दिस स्लाइड इज अबाउट मी, आप ये देख सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। आई एम आयुष बाबू। आई जनरली टेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इंडियन सोसाइटी। ओके, अनअकैडमी की अगर बात करें सो इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि आरंभ बैच 1 ईयर का और 2 ईयर का हमारा स्टार्ट हुआ है, और ये अर्ली बर्ड ऑफर है जहां पे आप 50% यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ आप ले सकते हो इफ यू आर यूजिंग द कोड IUS5। अगर आप IUS5 कोड को यूज कर रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली टेक द 50% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन। So use IUS5 if you want to enroll in the Unacademy platform, और आप भी यहाँ के टॉपर्स में शुमार हो सकते हैं, आपका नाम भी नेक्स्ट ईयर आ सकता है। क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को अगर आप देखोगे तो इन द ईयर 2022 1 out of every 3 selections is from the Unacademy platform. So this shows the quality that Unacademy is providing to everyone. ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि बताया हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 1 ईयर और 2 ईयर्स के कोर्स हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के, 1-to-1 मेंटरशिप एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट कि 24,000 MCQs आपको मिलेंगे, सो दैट यू आर प्रीलिम्स रेडी, आप प्रीलिम्स रेडी हो इसके लिए। और इस पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, सो बाय यूजिंग द कोड IUS5 AYUSH5 यू कैन गेट दी एडिशनल बेनिफिट, और आप भी अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लो IUS5 कोड को यूज करके, एंड मौका पाइए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, क्योंकि संघर्ष आपका है और साथ हमारा है। इसी मोटिव के साथ ये आरंभ बैच इंग्लिश में हम लेकर के आए हैं, जहां पे कंप्लीट GS CSAT इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे 2024 में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए ये हम बेनिफिट लेकर के आए। इसका ऑलरेडी एडमिशन ओपन हो चुका है, बैच भी एक न्यू स्टार्ट हो चुके हैं September 5 से। इट इज नॉट टू लेट, मृणाल सर इंडिया के लीजेंड फैकल्टी ने स्टार्ट किया इस बैच को, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डायल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन यूज द कोड AYUSH5 IUS5 कोड को आप यूज करके एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट चल रहा है, वेयर यू कैन गेट द रिवार्ड्स अप टू 100% स्कॉलरशिप, 10 करोड़ से ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। ये 24 सितंबर 2023 को 11 AM पे होगा। ठीक है, सो विदाउट एनी वेट, है ना, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज चल रहा है 2024 के लिए, वेयर वी हैव द प्रीलिम सक्सेस टेस्ट सीरीज एंड मेन सक्सेस टेस्ट सीरीज। प्रीलिम सक्सेस टेस्ट सीरीज का अर्ली बर्ड ऑफर है 4,999, मेन सक्सेस टेस्ट सीरीज का अर्ली बर्ड ऑफर है 14,999, जिसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डेवलप किया है। ठीक है, इवेल्युएशन होगा विद इन स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड, मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर्स अवेलेबल होंगे, ऐसे भी इंक्लूड होगा जो रैंक इंप्रूव करता है, एंड देयर विल बी द लाइव डिस्कशन बाय द टॉप एजुकेटर्स। सिमिलरली अगर हम प्रीलिम सक्सेस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसे भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डेवलप किया है ना, जहां पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है आपके सिलेबस का, करंट अफेयर्स का भी कंप्लीट कवरेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, CSAT पेपर भी इंक्लूडेड है न्यू पैटर्न के साथ, एंड लाइव डिस्कशन विद दी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सक्सेस इंश्योर करता है, क्योंकि nothing can stop you from chasing your UPSC CSE dream, and if you want to avail the benefit then you can avail it at 0% EMI also,
and by dialing this number you can get the complete information, and by using the code IUS5 AYUSH5 IUS5 कोड को लगाते हुए चलो, IUS5 कोड को यूज करके आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से यूपीएससी हर साल लगभग एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लेती है, चाहे वो अगर हम एसए की बात करें या इंडियन सोसाइटी की बात करें, कहीं पे भी यूपीएससी एक न एक क्वेश्चन ये ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है, इस ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से यूपीएससी पूछ ही लेती है। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आज हम समझते हैं और एकदम जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के मैं चलूंगा आप लोगों को, जीरो लेवल से हम समझेंगे। देखो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हम क्या कहते हैं, 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म लेकर के, इस एलपीजी रिफॉर्म के अंदर में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये 1991 में आया आफ्टर ब्रिंगिंग द एलपीजी रिफॉर्म। तो क्या ये सही है? क्या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम 1991 से लेकर के आए? क्या उससे पहले हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हमारे पास पहले भी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट थे। अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड में देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, आईवीसी के लोगों को मेलुहा कहा जाता था। ठीक है, द आईवीसी पीपल दे वर कॉल्ड एज मेलुहा बाय मेसोपोटामियंस, है ना। मेसोपोटामिया आज के टाइम का जो इजिप्ट है, ये उस टाइम पे मेसोपोटामिया कहलाता था। तो मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा कहते थे। क्यों? बिकॉज दे यूज्ड टू डू द ट्रेड एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग किया करते थे ये लोग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने की वजह से, बहुत ज्यादा बिजनेस करने की वजह से, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दे वर कॉल्ड एज द मेलुहा, है ना। सो इट इज नॉट that in the year 1991 only we achieved the status of globalization and we become a globalized nation. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Since time immemorial we have been practicing the globalization. इसलिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है ना, वासुदेव कुटुंबकम। आपने G20 का भी थीम देखा होगा, अभी अभी वेरी रिसेंटली G20 प्रेसिडेंसी हैज बीन सम्ड अप बाय इंडिया। ठीक है, इस G20 के प्रेसिडेंसी में भी क्या है, क्या था इसका थीम? इट वाज वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे वेदास से लिए गए हैं, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, जो महाउपनिषद से लिया गया, इट इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। ठीक है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगी कि ये वासुदेव कुटुंबकम जो है ये कहां से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम द महाउपनिषद। तो वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है? वन अर्थ, वन फैमिली, दैट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट द ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये खुद में अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड नेशन है और इंडिया ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इंडिया ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे चलता है। ठीक, ये वासुदेव कुटुंबकम G20 वाली भी चीजें हमें बताती है। सो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, इट वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस एंशिएंट टाइम पीरियड इटसेल्फ। और हमारे उपनिषद हो गए, हमारे वेदास हो गए, है ना, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हो गए, ऑल दोस टेक्स्ट provides the physical evidence related to the globalization that India is a globalized country. ठीक, तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री से क्या हम ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ भाई, हम ग्लोबलाइजेशन को हिस्ट्री से फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन? ये देखो, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑफ पीपल थ्रू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी, आइडियाज एंड कल्चर। जब मनी, आइडिया और कल्चर ये ग्लोबल लेवल पे फैलता है, जिससे लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे लोग एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। So it is primarily an economic process of integration which has social and cultural aspect as well. ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये प्राइमरी इकोनॉमिक नेचर का होता है ना, जहां पे आप मनी के फ्लो को कंट्रोल करके, मनी के फ्लो को यूज करके आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करते हो। और जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो तो देयर इज एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज एज वेल, है ना। सपोज करिए कि इंडिया से कोई पर्सन बिजनेस करने के लिए यूएस गया, या फिर यूएस से कोई पर्सन बिजनेस करने के लिए इंडिया आए, तो देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ कल्चर ऑल्सो ना। तो जब वो हमारे कंट्री में आएंगे तो उन्हें वो हमारे कंट्री के कल्चर के बारे में भी जानेंगे। इसी तरीके से तो आइडियाज डेवलप होते हैं,
है कि नहीं? इसी तरीके से तो नए नए कॉन्सेप्ट्स इमर्ज करते हैं, राइट? तो दिस इज द थिंग। तो ये प्राइमरली क्या है? ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, एक इकोनॉमिक एक्सचेंज है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है, ये कल्चरल एक्सचेंज को भी और सोशल एक्सचेंजेस को भी प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स द कल्चरल एज वेल एज द सोशल एक्सचेंजेस। ऑलराइट, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। अगर आप सोशल टर्म्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या डिस्क्राइब करता है? इट बेसिकली डिस्क्राइब एन increased level of interconnectedness among the people of the world and their lives, work and families। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं एक दूसरे के आइडियाज का, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस की और एक दूसरे के इकोनॉमी का, ये हमारे लाइफ पे, हमारे वर्क पे और हमारे फैमिलीज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हम समझेंगे अभी आज की क्लास में कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से चिल्ड्रन के लाइफ को, वुमेन के लाइफ को, एल्डरलीज के लाइफ को कनेक्ट किया और चेंज करने की कोशिश की है, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों है। अगर हम कल्चरल फिनोमेना की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में अगर हम कल्चरल फिनोमेना की बात करें तो इट मींस द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज अमंग द कल्चर्स एंड implies for some a trend towards the development of single world culture। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल वर्ल्ड कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक कल्चर सभी का समान, क्योंकि एक फैमिली है ना? ग्लोबलाइजेशन में तो हम यही बिलीव करते हैं, हम यही मान करके चलते हैं, एवरीबडी इज वन। हर कोई क्या है? हर कोई एक परिवार है ना? हर कोई एक परिवार के जैसा है। दिस इज व्हाट दैट वी बिलीव इन। इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, तो हम क्या मानते हैं कि हम सब भाई एक परिवार है, हम लोग अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट डिफरेंट पीपल, वी ऑल आर द सेम इंडिविजुअल। हम सब के सब एक है ना? यही हम मान के चलते हैं ग्लोबलाइजेशन में। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन बेसिकली refers to the shift of political activities from a solely national level to a global level through intergovernmental organization such as UN, WTO। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकल लेवल पे कनेक्टेडनेस की बात होती है। तो आज के समय पे G20 अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, ठीक है? तो ये जो G20 है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? पूरी दुनिया के लोग आए हमारे कंट्री में, हमारे देश में पूरी दुनिया के लोग आए, पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स आए और वो हमारे कल्चर से इंस्पायर हुए। उन्होंने हमारे कल्चर को देखा, हमारी गवर्नमेंट को देखा, हमारी फंक्शनिंग को देखा, है कि नहीं? और हमने नेशनल लेवल पे, हमारी जो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, उसे हमने ग्लोबल लेवल पे लेकर के गए। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, WTO हो गया, वो हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं और हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो देयर इज अ इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, है ना? सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट, और ये है हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। आइए, तो हम समझ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या इंडिया ग्लोबलाइज्ड नेशन 1991 में बना या उससे पहले से था। ये सारी बातें अब क्लियर हो चुकी है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन जहां से आता है, यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगी कि डिस्कस करो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट चिल्ड्रन में, है ना? सो दिस इज हाउ यूपीएससी इन योर मेंस एग्जामिनेशन में आस्क यू द क्वेश्चन। तो आइए हम समझते हैं इन चीजों को कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों के ऊपर अपना इंपैक्ट डाला है। हाउ ग्लोबलाइजेशन हैव इंपैक्टेड द चिल्ड्रन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो हम दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे और निगेटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम सभी चीजों के बारे में समझने की। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? What are the positive aspects of globalization? तो देखो, it is globalization which has revolutionized the lifestyle of children by giving them more avenues for learning, jobs and other amenities in life। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल के बच्चों के हाथ में है गूगल, and with the help of Google, children are more and more aware about the world affairs। आजकल के बच्चे ये जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं उसके बारे में उनको बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना? पूरे जो जो भी हैपनिंग्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, they are very much aware about it। Why? Because of the ease of access to the internet and the related technology। आजकल के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, AI टूल्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं, है ना? The children, they are very much in relation to and they are very much aware about the AI tools। ठीक है, और इनके यूटिलिटी और इनके यूजेस के बारे में भी जानते हैं बच्चे। और आजकल के बच्चों को देखो, बहुत जल्दी वो कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं।
और जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ नोकिया का फोन आया करता था, नोकिया 1600, और उसमें स्नेक वाला गेम होते थे, और वो गेम खेलने में भी डर लगता था कि कहीं फोन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, है ना। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन वेरी फ्रिक्वेंटली, और बहुत अच्छे से वो लोग ऑपरेट करते हैं। स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, राइट, एआई टूल्स हो गए। तो और उनको पूरी दुनिया के बारे में मालूम होता है। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। अगर हम बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग का आपने नाम सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ ग्रेटा थनबर्ग। ही इज एनवायरमेंटलिस्ट, जस्ट अ किड, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना, आप एक बार देख लेना। ग्रेटा थनबर्ग की स्पेलिंग है, ठीक। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, सी इज जस्ट अ किड एंड एनवायरमेंटलिस्ट, सो सी इज सो मच अवेयर अबाउट द क्लाइमेट चेंज। वो इतनी छोटी सी उम्र में ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अवेयर है। तो ये किसका इम्पैक्ट है? दिस इज द impact of globalization, because of which she is aware about the climate change issues, right? So this is one of the important aspects. Many Indian universities, they host student exchange program, जैसे गवर्नमेंट भी एक लेकर के आया नो इंडिया प्रोग्राम। इंडियन गवर्नमेंट हैव आल्सो कम अप विद द नो इंडिया प्रोग्राम, जिसमें एनआरआईज जो है, एनआरआईज बच्चे, उनको ये अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि आप आओ और इंडिया में आकर के सीखो, इंडिया के कल्चर के बारे में सीखो, इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में जानो, इंडिया के पास्ट के बारे में जानो, नो इंडिया प्रोग्राम, है ना। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी क्या करती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करती है, जहां पे स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट अ पार्ट ऑफ करिकुलम अब्रॉड। वो दूसरे कंट्रीज में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के करिकुलम का कुछ पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। सो दैट इज द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेफ्ट अ मार्क ऑन all aspect of children's life, ranging from clothing, food, mobility, communication, awareness, है ना। आज के टाइम में चिल्ड्रन आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फैशन। बच्चे फैशन के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर है ना। इसलिए आप देखोगे कोई भी फैशन जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे आता है, द स्टूडेंट्स, दे ट्राई टू कॉपी, दे ट्राई टू लर्न दैट पर्टिकुलर फैशन। वो उस फैशन के बारे में सीखते हैं, वो उस फैशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अब उसको अडॉप्ट भी करते हैं। दे अडॉप्ट दोज ऑफ फैशन एज वेल। चिल्ड्रन आर वेरी मच अवेयर अबाउट द स्टार्टअप्स ऑल्सो। आज के समय पे बच्चे जो है स्टार्टअप्स के बारे में भी बहुत ज्यादा अवेयर है। उन्होंने कोई देखा कि यूएस में या फिर किसी और कंट्री में कुछ अच्छी स्टार्टअप्स है जो उस आइडिया को लेकर के अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, सो दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया। वो उस स्टार्टअप के बिजनेस को, वो उस स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन इंडिया, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेसेट्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट related to the startup culture, है ना, and related to the globalization। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों के एजुकेशन पे, बच्चों के थॉट प्रोसेस पे और माइंड सेट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, और बच्चों के माइंड सेट को, थॉट प्रोसेस को एक प्रॉपर ग्लोबल थॉट प्रोसेस बनाया है। बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी है। देर आर सम निगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोबलाइजेशन, ठीक। कि ग्लोबलाइजेशन ने चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों के ऊपर कुछ निगेटिवली भी इम्पैक्ट डाला है। तो व्हाट आर द नेगेटिव चैलेंजेस, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द चिल्ड्रन? तो सबसे पहला, सोशल नेटवर्किंग इन एडिशन टू ब्रिंगिंग पीपल क्लोज हैज बिटन इनटू द प्रीशियस टाइम ऑफ यंग चिल्ड्रन। अब देखो आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील बनाना, है ना, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक वीडियोस बनाना, हालांकि टिकटॉक तो अब बैन है ना, बट फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा इन सभी सोशल मीडिया पे टाइम को स्पेंड करते हैं। और सोशल मीडिया पे टाइम को स्पेंड करने की वजह से दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू देयर फैमिली मेंबर्स। प्राइमरी सोशलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फैमिली मेंबर्स की होती है। और क्योंकि बच्चे फैमिली मेंबर्स को ज्यादा टाइम ही नहीं देते हैं, तो वो प्राइमरी लेवल पे सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। So because of that, they are exposed to certain activities which they are not supposed to be exposed at that tender age। इस कम एज में सही तरीके से एक्सपोज होना वो जरूरी नहीं है, और वो सही भी नहीं है ना। तो सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से बच्चों के प्राइमरी सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक। क्यों हो रहा है प्राइमरी सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट? प्राइमरी सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि वो फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन, इट 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 बेसिकली टॉक्स अबाउट द सोशल नॉर्म्स। इसलिए बच्चे जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स है, सोसाइटी के जो गाइडलाइंस है, दे आर नॉट फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स, दे आर नॉट फॉलोइंग द सोशल गाइडलाइंस, व्हिच आर गुड आल्सो,
which are which are for the development of the children itself, जो बच्चों के डेवलपमेंट से संबंधित ही है, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही बातें करता है, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन, वो बच्चे उन प्राइमरी सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, फिर लॉन्ग सिटिंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स has not only ripped them of their physical activity but also deteriorates effect on their mental health। देखो एक केस आया था कि बैंकॉक में एक बच्चा जो है वो बहुत देर तक गेम खेलता रहता था, 12-12 घंटे तक, 12 आवर्स तक वो गेम खेलते रहता था। ठीक है, इतने देर तक गेम खेलने की वजह से दिक्कत क्या हो गई ना, इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई उस बच्चे को कि अल्टीमेटली उस बच्चे की डेथ हो गई। दैट चिल्ड्रन ही डाइज। ठीक है, वो बच्चे की डेथ हो गई, और सोच करके देख लो ना, एक बच्चा, ये कि छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की डेथ हो गई तो उसके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी। और डेथ किस वजह से हुई, वो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे तक गेम ही खेलता रहता था, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था, वो सिर्फ गेम खेलता रहता था। ठीक है, तो ये लत, और कौन सा गेम, पबजी हो गया, अलग अलग तरीके के जो गेम आते हैं ना, अलग अलग तरीके के गेम बच्चा खेलते रहता था। और ये गेम बच्चे को कैसे मिला, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक गेम दूसरे गेम से इजीली ट्रांसफर होता है ना, तो बच्चा गेम ही खेलने में बिजी है पूरे पूरे टाइम तक, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट जिसकी वजह से बैंकॉक में बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, ये जो बच्चे हैं, they are also, because of the globalization, they are exposed to unhealthy junk food over the homemade foods। there is a जॉर्ज रिजर करके एक सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है, जॉर्ज रिजर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है मैकडोनलाइजेशन का। मैकडोनलाइजेशन हो रहा है बच्चों के बीच में। मैकडोनलाइजेशन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फास्ट फूड कल्चर का बढ़ना इज called as McDonaldization, which was a term given by a sociologist जॉर्ज रिजर। ठीक, तो इस मैकडोनलाइजेशन में क्या हो रहा है, इस मैकडोनलाइजेशन में फास्ट फूड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब देखो, आप अगर फास्ट फूड पे ज्यादा फोकस करोगे, अगर आप फास्ट फूड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, आपके हेल्थ के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑल्सो दैट द चिल्ड्रन आर फेसिंग। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है बहुत ही बड़े तौर पे। कुछ ऑनलाइन गेम्स भी हैं जो बहुत ही डेंजरस हैं, जैसे ब्लू व्हेल गेम, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। आपको मालूम होगा, ब्लू व्हेल गेम एक टाइम पे आया था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, दे कमिटेड सुसाइड। ठीक, these are the negative impact of the globalization that the children have to face। ये सभी क्या है, ये सभी नेगेटिव इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, जो बच्चों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों से रिलेटेड कि बच्चों पे किस तरीके से इसने नेगेटिव इंपैक्ट डाला है, और वीमेन पे किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डाला है ना। आओ समझते हैं। सबसे पहला है चेंजिंग रोल इन द वर्क। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से विमेन का जो ट्रेडिशनल रोल था, होम मेकिंग का, फार्मिंग का, लाइव स्टॉकिंग का, एनिमल हस्बेंड्री का, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, वो इन्हीं कामों में बिजी रहती थी, है ना। विमेन जो थी वो बेसिकली हाउस वाइफ के रोल में ज्यादा रहती थी एंगेज, है ना। हाउस वाइफ बन करके ज्यादा एंगेज रहती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से बहुत सारे जॉब एवेन्यूज निकल करके आए। देयर आर लॉट ऑफ जॉब एवेन्यूज दैट हैज कम अप ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ठीक, और वीमेन को शिफ्ट होना पड़ा और अब दूसरे जॉब एवेन्यूज पे भी, बिकॉज दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये जो ट्रेडिशनल वर्क था ना वीमेन का, कि वो सिर्फ बच्चों को देखेंगी, घर परिवार को संभालेंगी, उस ट्रेडिशनल जॉब से हट करके बहुत सारे नए नए जॉब एवेन्यूज विमेन के सामने आए, नए नए अपॉर्चुनिटीज विमेन के सामने आई, दैट एक्चुअली चेंज देयर रोल इन द वर्क। ठीक, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो पोज्ड अ मेजर चैलेंज टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की इन इंडिया। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ ना, विमेन हैव आल्सो बिकम अवेयर। विमेन भी अब अवेयर ना, उनको मालूम है कि यूएस में क्या है विमेन के राइट्स, ब्रिटेन में क्या है विमेन से रिलेटेड राइट्स, ग्लोबली विमेन के राइट्स किस तरीके से चल रहे हैं, है ना। अभी आप देखोगे कुछ सालों पहले, एक दो साल पहले ईरान में हिजाब के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए थे। देयर वाज अ एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ठीक, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान। क्यों, तो वहां की महिलाएं एंटी हिजाब प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी, बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू वियर द हिजाब,
बाय फोर्सफुली वो नहीं वियर करना चाहती थी, वो बाय विल वियर करना चाहती थी, नॉट बाय द फोर्स। ठीक है, तो एक बच्ची की हालांकि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके अपने जो रिलीजियस फोर्स कह लो, है ना, रिलीजियस फोर्स से एक बच्ची की हत्या हो गई थी, डेथ हो गई थी उस बच्ची की, है ना, उसके अगेंस्ट में ये एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे ईरान में। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि दैट द वुमेन दे आर अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन ग्लोबली अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ईरान में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। ये जो पैट्रियार्की है ना, ये पैट्रियार्की इंडिया में भी कम हुआ है। अब आज के टाइम में देखोगे तो वीमेन ऑल्सो हैव सेइंग्स इन देयर फैमिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पैट्रियार्की का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत हद तक इंडिया में भी कम हुआ है, बहुत ही ज्यादा हद तक इंडिया में भी ये पैट्रियार्की जो है, पैट्रियार्की कम हुआ है। ऑलराइट, so this is also one of the very crucial aspect, very important aspect, that the globalization have also challenged and declined the patriarchal thought process in India and have uplifted the lifestyle of women. As a women take up jobs and achieve social mobility have also begun to start for their rights, है ना। अब देखो विमेन भी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है। बहुत सारी गांव की बच्चियां हैं, वो शहरों में आती है पढ़ने के लिए। आप में से भी कई लोग हैं जो दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में आए होंगे पढ़ने के लिए अकेले, अपने घर से दूर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो गांव गांव तक फैला है, रूरल एरियाज तक फैला है, जहां पे हर कोई अवेयर है अपने राइट से संबंधित। अब हर किसी को मालूम है कि नहीं, अब हमें पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ लिख करके ही हम अच्छे बनेंगे, राइट। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो अब माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है, नॉट ओनली फॉर द मैरिज बट फॉर द जॉब, बट फॉर द बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज के लिए विमेन का माइग्रेशन होता है, राइट। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट। Then the women are increasingly becoming more financially independent। उनके पास अब जैसे देखो गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, तो इस गिग इकोनॉमी ने विमेन के लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। अब वो घर पे बैठ करके भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकती है ना। ये गिग इकोनॉमी वगैरह किस तरीके से विमेन के लाइफ को इम्पैक्ट डाला है, ये हम विमेन के चैप्टर में पढ़ेंगे। कल का जो क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास हमारा विमेन पे ही होगा, ठीक। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दे हैव बिकम द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आने की वजह से द वीमेन हैव बिकम मोर एंड मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब उनके पास जॉब है ना। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब आप होते हो ना, तो आपकी घर में आपकी सेविंग्स होती है, यू आर ऑल्सो द ब्रेड अर्नर। तो वीमेन जो सिर्फ और सिर्फ हाउस मेकर थी, अब वो ब्रेड अर्नर भी हो गई है ना। पहले वीमेन सिर्फ हाउस मेकर थी, नाउ वीमेन हैव बिकम द ब्रेड अर्नर एज वेल। ऑलराइट, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, आज के समय पे सेम कास्ट में शादी करना हैव आल्सो बिकम लेस इंपॉर्टेंट, एंड वीमेन आर आल्सो हैविंग सेइंग्स इन देयर मैरिज। वीमेन की सेइंग्स अब होती है मैरिज में। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जैसे जीवनसाथी.com, है ना, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो वीमेन को भी सेम प्रेफरेंस देता है, जो वीमेन को भी उतनी वैसी ही चीजें देती हैं, वैसी फैसिलिटी देती हैं जो मेल सेक्शन को, और होना भी चाहिए, बिकॉज इक्वालिटी तभी आएगी। और ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जेंडर इक्वालिटी, बेसिकली ये जेंडर इक्वालिटी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है हर चीजों में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो। तो इन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन वी आर विटनेसिंग द जेंडर इक्वालिटी with respect to politics, with respect to society, with respect to economy। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा आ रहा है। prospect of higher and quality education we are also witnessing, so women are can also afford them now। इकोनॉमिकली एंड सोशली एम्पावर हो रही है विमेन भी। अब विमेन भी अब्रॉड जा रही है पढ़ने के लिए, अलग अलग कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, हर जगह पे विमेन भी अकेले जा रही है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। employment in technological and other advanced sectors which have global bearing has opened up for suitably qualified women as well, है ना। जैसे बीपीओ है, बीपीओ हो गया, केपीओ हो गया, इन सभी जगह पे आप देखोगे दैट द वीमेन आर आल्सो एम्प्लॉयड। और ये जो बीपीओ केपीओ किनसे कनेक्टेड होते हैं? दूसरे दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज के लिए ये लोग काम करते हैं, इंडिया में बैठे हुए, ठीक। तो इसमें विमेन की भी हायरिंग होती है, विमेन आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, विमेन आर आल्सो वर्किंग, right? So that has also changed the lifestyle of women significantly. Then the with changing attitude towards women, especially in the urban areas,
women are also enjoying the egalitarian set of gender relationship. अब थोड़ा egalitarian हो गया है ना, gender discrimination नहीं रहा. Now we do not have that much of gender discrimination. Now we are witnessing the gender equality. ठीक है, अब जेंडर इक्वालिटी आ गया. अब आप देखोगे ना, एक एडवर्टीजमेंट आया था डेयरी मिल्क का, आपने देखा होगा ये एडवर्टीजमेंट. ठीक है, पहले पहले भी एक एडवर्टीजमेंट आया था, बहुत पहले की बात है, अगर हम 90s की बात करें, 2000 की बात करें, तब डेयरी मिल्क ने अपना एक एड निकाला था जिसमें लड़का क्रिकेट खेल रहा होता है और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, बिलवेड होती है, वो ऑडियंस में बैठ करके मैच देख रही थी. ठीक, जैसे ही लड़के ने 6 मार करके जिताया, वो लड़की डेयरी मिल्क खाते हुए डांस करते हुए फील्ड पे आ जाती है और हक कर लेती है अपने बिलवेड को. राइट, तो ये क्या शो करता था कि जो क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, है ना. दिस इज व्हाट दैट ही यूज्ड टू रिफ्लेक्ट दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ऑफ डेयरी मिल्क. लेकिन अब देखो, अभी हाल फिलहाल में डेयरी मिल्क ने एक नया एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें लड़की क्रिकेट खेल रही है और उसका जो बिलवेड है वो ऑडियंस में बैठा हुआ है, डेयरी मिल्क खा रहा है. ठीक, और जैसे लड़की 6 मार करके जिताती है, अब लड़का नाचते हुए आता है और अपनी बिलवेड को हक करता है डेयरी मिल्क खाते हुए और उसे भी ऑफर करता है. तो ये एडवर्टीजमेंट क्या शो कर रहा है, ये एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है ये जो जेंडर इक्वालिटी है, ये जेंडर इक्वालिटी अब आ चुकी है. और जो हमारे थॉट प्रोसेस थे, स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस थे, ये स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस अब हट रहे हैं, है ना. आप एग्जांपल कोट कर सकते हो ये डेयरी मिल्क सिल्क का एग्जांपल अपने एग्जाम में. देखो, जितने एग्जांपल आप कोट करोगे ना, उतने अच्छे रहेंगे आपके लिए भी और उतनी ही ज्यादा अच्छे से मार्क्स भी आपको मिलेंगे एग्जाम में. चलो अब हम डिस्कस करते हैं निगेटिव इंपैक्ट, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैव इम्पैक्टेड दी विमेन निगेटिवली. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इट हैज आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ लो पेड पार्ट टाइम एंड एक्सप्लॉइटेटिव जॉब फॉर विमेन. आज के समय पे भी ना विमेन को बहुत ही सेम वर्क के लिए ना सेम सैलरी नहीं दी जाती. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना विमेन आर अगेन बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है. ठीक है, बहुत बार ऐसे ऑफर आएंगे कि दुबई में जॉब लग गया है, सऊदी अरबिया में जॉब लग गया है और वहां पे विमेन को बुला लिया जाता है झांसे के साथ और उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, सेक्सुअल लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन होता है. राइट, सो दैट इज द अनदर नेगेटिव चैलेंज ऑफ विमेन, है ना. ये अलग नेगेटिव चैलेंज है. ठीक, देन with increasing nuclear families, the older women life has become pitiable, sometimes spending their latter days in old age homes and isolation. अब देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना बच्चे जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, दे हैव टू वर्क. बहुत बार तो ऐसा होता है जो बच्चे दूसरे दूसरे देशों में चले गए, जैसे यूएस में चले गए, यूके चले गए, रशिया चले गए, अलग अलग कंट्रीज में चले गए, अब्रॉड चले गए हैं बच्चे. ठीक है, अब्रॉड में जाकर के काम कर रहे हैं. अब उनकी जो मदर है ना, मदर गांव में है. ठीक, अपने ओल्ड एज में वो घरों में है ना. अब बच्चे को लगता है कि अरे यार, माँ अकेले कैसे रहेगी घर में, और उनको तो हम शहर ला ले नहीं सकते क्योंकि जो विमेन है वो भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगी नई सोसाइटी को, नई जगह को, तो उनको वो ओल्ड एज होम में डाल देते हैं. तो उनका जो ऐसा समय, ऐसा टाइम पीरियड जो फैमिली के साथ बीतना चाहिए, क्योंकि उनका लास्ट मोमेंट है ना, ये वो फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए बीतना चाहिए. जिस फैमिली को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, उस फैमिली के साथ बीतना चाहिए. वही टाइम पीरियड उनका कहाँ पे बीतता है, ओल्ड एज होम में वो टाइम पीरियड बीतता है. क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर में जॉब कर रहे हैं, बच्चों के पास समय नहीं है ना. चल, बच्चों के पास उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द चैलेंज दैट द वुमेन हैव टू फेस. फिर मेल माइग्रेशन की वजह से ये जो रूरल एरियाज में क्या हुआ ना, देखो अर्बन एरियाज में तो फैक्ट्री लग गई. अब जो गांव के जो मेल मेंबर थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है अर्बन एरियाज में, तो फैक्ट्री में जाकर के ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करते हैं. तो रूरल एरिया से माइग्रेट करके जो मेल मेंबर है वो अर्बन एरियाज में चले गए. तो जब वो अर्बन एरियाज में चले गए ना, माइग्रेट करने के बाद, आफ्टर माइग्रेटिंग व्हेन दे मूव टू अर्बन एरियाज ना, देन इट बिकम्स ऑल द बर्डन कम ऑन द शोल्डर ऑफ द वुमेन. अब जो विमेन है उनको एग्रीकल्चर भी देखना है, उनको घर भी संभालना है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज को भी उनको देखना है. ठीक है, तो मतलब उनको घर का भी काम करना है, उनको बाहर का भी काम करना है. क्योंकि वो विमेन अपनी वाइफ को तो लेकर के गए नहीं, अपनी वाइफ को वो घर पे छोड़ करके गए कि तुम खेती देख लेना, घर को संभाल लेना, और मैं बाहर जाता हूँ, शहर जाता हूँ कमाने के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए. तो अब इससे क्या हुआ ना कि बर्डन आ गया, दोनों तरीके का बर्डन आ गया, हाउस होल्ड का भी बर्डन आ गया और एग्रीकल्चर का भी बर्डन आ गया. किसके ऊपर? विमेन के ऊपर, है ना. सो इट बिकम्स फर्दर चैलेंजिंग फॉर द विमेन. ये विमेन के लिए
और भी ज्यादा अपने आप में एक चैलेंजिंग बन गया। क्या? तो मेल माइग्रेशन। ठीक, सो माइग्रेशन ऑफ वुमेन फॉर इकोनॉमिक रीजंस हैज लेड टू इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग। मैंने ऑलरेडी कहा कि कई बार क्या होता है ना, झांसा दिया जाता है जॉब का कि आइए और ये जॉब करिए आप, ठीक, बट वो जॉब एक तरीके का ट्रैप होता है, विमेन को फिर सेक्सुअल ट्रैप में फंसा लिया जाता है। So these are the negative impacts that the women have to face with respect to the globalization. चलो अब हम समझते हैं what are the impact of globalization on senior citizen। ये जो सीनियर सिटीजन है, इन सीनियर सिटीजन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट। So let's understand the positive impact first, then we will discuss about the negative impact। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट इज दैट हेल्थ केयर हैज बिकम मोर एफिशिएंट। अब देखो एल्डरलीज को क्या चाहिए, एल्डरलीज को तो बेसिकली अपने हेल्थ का ध्यान रखना है ना, कि उनको मेडिसिन टाइम पे मिल जाए, ठीक है, मेडिकल जो डॉक्टर की जो फैसिलिटी होती है, डॉक्टर की फैसिलिटी टाइम पे मिल जाए, है ना, तो और उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, हॉस्पिटल जाने का झंझट ना हो कि वो हॉस्पिटल जाएंगे तभी इलाज जाकर के करवा पाएंगे। उनको सारे फैसिलिटीज, सारे सुख सुविधाएं घर बैठे हुए चाहिए और उनके लिए जरूरी भी है ये। तो ये ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबल हो गया है। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेली मेडिसिन, टेली मेडिसिन, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेली डॉक्टर्स, है ना, जहां पे फोन पे बैठे बैठे वो दुनिया के किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एल्डरलीज दे कैन कंसल्ट विथ द डॉक्टर थ्रू आउट दिस ग्लोब, थ्रू आउट दिस वर्ल्ड, कहीं पे भी जाकर के वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से वो बातें कर सकते हैं, ठीक है। So this is also one of the very significant aspect, very important aspect related to it। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट दैट वी आर हैविंग। ओके, कि हेल्थ केयर में डेवलपमेंट हो गया है। नाउ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये जो एल्डरलीज है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया कनेक्टेड है अब, है ना। अगर मान लो इंडिया में वो इलाज करवा रहे हैं और कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिलती इंडिया में, तो दे कैन मूव आउट ऑफ द कंट्री, वो यूएस चले जाएंगे और वहां पे जाकर के अपना इलाज करवा लेंगे जहां पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। Okay, from where they can get the maximum benefit, ठीक। So that is also one of the important aspect, one of the important facets related to the impact of globalization on senior citizen। Now it is possible for young residing in foreign land to send money back to home in to their old age parents in fraction of seconds। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, एल्डरलीज जो है वो घर पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है, और बच्चे दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। तो बच्चे अर्न किसके लिए करते हैं? अपने पेरेंट्स के लिए अर्न करते हैं, अपने फैमिली के लिए अर्न करते हैं, है ना। तो वो बच्चे जो है अब बहुत ही इजी से, ड्यू टू द IMPS, ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड बैंक ट्रांसफर, द चिल्ड्रन दे कैन सेंड द मनी बैक टू देयर होम, बैक टू देयर पेरेंट्स, है ना। बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो एल्डरलीज हैं, ये जो फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, ये फाइनेंशियल चैलेंजेस इनको इनको फेस नहीं करना पड़ेगा। दे विल नॉट हैव टू फेस दीस फाइनेंशियल चैलेंजेस। ऑलराइट, सो दैट हैज बिकम वेरी मच पॉसिबल, ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल हो गया। ऑलराइट, देन the opening of shop by many international supermarkets and brands in India have also introduced amazing and highly beneficial food and medicine for geriatric population। जो elderlies population है उनके लिए अब बहुत सारे सुपरमार्केट्स ओपन हो गए हैं, बहुत सारे मॉल ओपन हो गए हैं, तो अब घर बैठे आप ना मंगवा सकते हो कोई भी चीजें। अब देखो आपको अगर ग्रोसरी मंगवाना है और आप मार्केट नहीं जा सकते क्योंकि आप एल्डरलीज हो गए हो, आपके पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप अब घर बैठे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, अमेजोन हो गया, इन सब से ना आप घर बैठे बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पे आप घर बैठे हुए अपना सारा सामान मंगवा सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। यू नो नीड टू गो आउट, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now the people now can have become more economically prosperous because of better employment opportunities across the world, and due to this they are able to save more for their old age home। अब देखो बहुत ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ ना, आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, हाईली पेड जॉब्स मिले, ठीक है, हाईली पेड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है। एंड इफ यू आर द हाईली पेड पर्सन, सो यू विल बी एबल टू सेव मोर, आप बहुत ही ज्यादा सेविंग कर पाओगे।
और जब सेविंग कर पाओगे तो आपकी जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में ये सेविंग बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है आपके, राइट। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, इम्पैक्ट द एल्डरलीज पॉजिटिवली। इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है वो एल्डरलीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहा है। एंड ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है पेरेंट्स और उनके बच्चे, ठीक। दैट इज द ओनली थिंग, स्पाउस, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। इसमें इस न्यूक्लियर फैमिली में देयर इज नो स्पेस फॉर दी ग्रैंड पेरेंट्स। जो एल्डरलीज है उनके लिए स्पेस नहीं होता है ना, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन दिस न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट इज इमर्जिंग, ठीक। ये जो न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गए हैं और एक ही अर्निंग में वन फैमिली कैन नॉट बी सस्टेन्ड, सो फॉर दिस रीजन न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा है। और न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट की वजह से दिक्कत किसको होती है, पेरेंट्स को, क्योंकि उनको बहुत दूर प्लेसेस पे रहना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज, और बच्चे चले जाते हैं फार अवे प्लेसेस पे फॉर देयर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज, है ना, और अपने पेरेंट्स को छोड़ करके वो जाते हैं दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो गए, दूसरे शहरों में जाकर के सेटल हो गए, और किसको छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स को उन्होंने छोड़ दिया, राइट। सो दैट इज द चैलेंज दैट दे हैव टू फेस। So this has resulted in isolation, rejection, and loneliness of the aged person. It lead to their psychological distress and the crime against the older people. इससे क्या होता है, psychological distress होता है, crime होता है, right? So that is the important aspect. Then the many senior citizens are unable to cope up with the advancing technology and are feeling left out, leading to issues of lack of self-esteem and depression. अब इसकी वजह से, अब देखो एल्डरली जो है वो अकेले रहते हैं, जब वो अकेले रहते हैं ना तो उनको आइसोलेशन होता है, उनको लोनलीनेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे गो इनटू द डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग, वन ऑफ द नेगेटिव चैलेंज। In earlier times when there was a farm based economy, the expertise and experience of the older people was utilized when children followed the parents occupation. पहले की अगर हम बात करें, अगर फार्म एक्टिविटीज में क्या होता है ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है आप उस चीजों को बेटर तरीके से मैनेज करते हो और आपकी रिस्पेक्ट बनी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आप ही के काम को फॉलो करते हैं। लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा है नहीं, नोबडी वांट्स टू बिकम अ फार्मर। इनफैक्ट फार्मर भी जो है वो भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे फार्मर बने, है कि नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग रिलेटेड टू, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है कि अब बच्चे अपने ही फार्म एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अब उनके एक्सपर्टीज का, उनके एक्सपीरियंस की अब उतनी वैल्यू नहीं रही, ठीक है। बट विथ इम्प्रूव्ड एजुकेशन, rapid technological changes and modernization have rendered their knowledge obsolete. Problem is aggravated when parents are economically dependent on children. अब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम तब हो जाता है जब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट एल्डरलीज के ऊपर, ठीक। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हमने डिस्कस। अब हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन ने फैमिली को किस तरीके से इंपैक्ट किया, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैव इंपैक्टेड द फैमिली मेंबर्स, ठीक। देखो ये जो इंक्रीजिंग माइग्रेशन है ना, इट हैज कपल्ड विद द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट हैज लेड टू द ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज इनटू न्यूक्लियर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना अब पहले की जो फैमिली थी एग्रेरियन, इनिशियली द फैमिली वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के बिजनेस में अगर आप हैं, एग्रीकल्चर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो यू नीड द लार्जर पीपल, मोर पीपल, यू नीड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको लोग चाहिए, इफ यू नीड मोर एंड मोर पीपल इन योर एरिया, इन योर लोकेलिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर आपको जरूरत है, तो अब घर वाले ही आपस में मिलकर के काम कर लेते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ ना, नए नए फैक्ट्रीज आ गए, तो अब उस फैक्ट्री में काम कौन करता है, इंडिविजुअल, ना कि पूरी फैमिली। वो इंडिविजुअल उस फैक्ट्री में काम करते हैं और अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत हाई है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए कि पूरे फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। एंड फॉर दिस रीजन ये जो फैमिली जो पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, नाउ इट हैज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इट हैज बिकम दी न्यूक्लियर फैमिली। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये क्या हो गए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हो गए हैं न्यूक्लियर फैमिली, राइट। So that is one of the critical aspect, that is one of the very challenging aspect related.
और ये जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअलिज्म का, इट हैज लेड टू एन एस्पिरेशनल जनरेशन ऑफ यूथ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड ऑफ फैमिली, जॉब एंड ट्रेडिशन, इट आर दीज थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली। ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना नेशनल आइडेंटिटी का, ये बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है। The rise of nuclear families has reduced the social security that the joint family provided। अब देखो होता क्या था ना, ज्वाइंट फैमिली में अगर आप हो, आप किसी फैमिली में किसी एक इंडिविजुअल को तकलीफ हुई, सब लोग रहते थे आपस में इकट्ठे, है ना। लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, कोई नहीं, सबको अपने से मतलब है, इंडिविजुअलिज्म बहुत हाई हो गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एट अ फैमिली लेवल इंडिविजुअलिज्म हैव बिकम वेरी हाई, वेरी मच हाई, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फेसेट रिलेटेड टू इट। Arranged marriage have been traditionally in Indian society for centuries are not the norms now। अब अरेंज मैरिज नहीं होते हैं, बहुत ही रेयरली होते हैं, रेयरली यू विल फाइंड द अरेंज मैरिज नाउ इन आवर कंट्री। अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नहीं है, बट अब लोग दे प्रेफर दी लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज में भी देयर इज अ सेइंग्स। अब बच्चों से पूछा जाता है वेदर यू आर कंपैटिबल और नॉट, कि आप जो है आप कंपैटिबल है या आप कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले पेरेंट्स ने फिक्स कर दिया और वो तय हो जाती थी, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Then the increasing mobility of younger generation in search of new employment and educational opportunities have weakened the family relation। अब देखो बच्चे क्या करते होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से घर के बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कनेक्ट है ना फैमिली के साथ, वो कनेक्ट खत्म हो जाता है ना। और फैमिली के साथ अगर आप कनेक्ट खत्म करते हो तो इसका सीधा सीधी इंपैक्ट होता है सोशलाइजेशन, क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गार्जियन की है, फैमिली की है, और आप सही तरीके से सोशलाइज नहीं होते हो, सो दैट्स व्हाई यू डिफर द नॉर्म्स ऑफ द फैमिली एंड पीपल बिकम डेविएंट। आजकल के सोसाइटी में ये डेविएंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैमिली लाइफ, क्योंकि आप फैमिली के साथ सोशलाइज नहीं करते हैं, जिससे आपका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, एंड यू टेंड टू बिकम द डेविएंट। आप नहीं, मतलब जो भी लोग हैं वो, है ना। Then even within the nuclear family one can witness the changing marital role and distribution of power। अब जो है ना marital role change हो रहा है। Now women also have the sayings, male person they are also contributing their part in the household activities। अब लड़के भी घर पे आके बर्तन धुलते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। ये किसकी वजह से इम्पैक्ट हो पाया है? ये ग्लोबलाइजेशन ने ही इस तरीके के इम्पैक्ट डाले। ग्लोबलाइजेशन हैव इम्पैक्टेड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर थी हेड ऑफ द फैमिली का, जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होंगे, अब उनकी सिग्निफिकेंस नहीं रही। दे आर बिकॉज हेड, जो एल्डेस्ट पर्सन है, नाउ दे आर नॉट द हेड ऑफ द फैमिली। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट द अर्निंग पर्सन। अब हेड ऑफ द फैमिली कौन होंगे? अब रिस्पेक्ट किनकी ज्यादा होंगी? द पर्सन हु विल बी अर्निंग। जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करेंगे ना, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। वो इंडिविजुअल, वो पर्सन क्या होंगे? वो इंडिविजुअल, वो पर्सन कहलाएंगे हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली वो इंडिविजुअल क्या। Alright, so this is one of the important facets, this is one of the very crucial aspect of it। बहुत सारे many married men and women they are also going to foreign countries by leaving their spouses, parents and kids in India। So this has contributed to a fundamental change in the notion of आइडियल ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो उनको दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में जॉब लगी है, तो दूसरे शहर में माइग्रेट करके चले जाते हैं, दूसरे देश में माइग्रेट करके चले जाते हैं। इससे जो ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चेंज हुआ है, ठीक है। Working in night shift has become a norm in BPO, KPO and call center jobs। By time parents reach their home, children either fast asleep, है ना। Behavioral problems are cropping up among the children due to lack of interaction and proper guidance by parents। अब देखो बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल के बाद तो वो घर पे आ जाते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट की वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको बीपीओ केपीओ में देर रात तक काम करना पड़ता है, तो जब वो घर आते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है पेरेंट्स का, जिससे ना बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। बच्चे अपनी ही फैमिली से कटने लग जाते हैं, वो डेविएंट बनने लग जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके और पेरेंट्स के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होता है, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन हैव क्रिएटेड दिस मेजर प्रॉब्लम। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना बच्चों और फैमिली के ऊपर तो ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है कि इंटरेक्शन खत्म हो गया। However,
Globalization has also enabled the easier communication between the family members living in different countries by online messaging like WhatsApp, cheaper call rates, and this has strengthened the family bonding because of regular communication. लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखोगे ना तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होते हैं, है ना, तो वीडियो कॉल को यूज करके आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आसानी से चला लेते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे भी निब्बा निब्बी लोग भी होंगे आप लोगों में से जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होंगे और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी सस्टेन कर ले जाते हो। क्यों? क्योंकि भाई रात रात भर हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, स्काइप पे बातें करेंगे, राइट। हालांकि स्काइप तो रहा नहीं, व्हाट्सएप ने ये फैसिलिटी दे दी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड वैसा ही रहता है। सो इट इज सिंपली द सेपरेशन ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, सिर्फ फिजिकल सेपरेशन है, मेंटली और इमोशनली आप कनेक्टेड ही हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन जब नहीं था तब भी लोग जॉब करने जाते थे, तब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी तरीके के सेपरेशन हो जाते थे। बट नाउ ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन फिजिकल सेपरेशन भले है बट मेंटल एंड इमोशनल सेपरेशन नहीं हुआ है, बिकॉज पीपल आर कनेक्टेड, क्योंकि कम्युनिकेशन रेगुलर होते रहता है एंड विथ रेगुलर कम्युनिकेशन एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट। नाउ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हैज बीन विटनेस्ड, ठीक है। अब बच्चे बाहर दूसरे जगह पे काम करते हैं बट दे कैन ट्रांसफर द मनी टू देयर फैमिली, है ना। वो अपने फैमिली को इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर देंगे, जिससे उनके फैमिली को फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। दे आर नॉट सपोज टू फेस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक। जैसे रेमिटांसेस हो गया, इससे जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं आते हैं, उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आते, ठीक। तो ये तो थी ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट फैमिली लाइफ पे। अब आइए हम समझते हैं कंज्यूमरिज्म पे ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से इंपैक्ट डाला, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैव इंपैक्टेड द कंज्यूमरिज्म इन आवर कंट्री। इसके देखो पॉजिटिव इंपैक्ट और निगेटिव इंपैक्ट दोनों डिस्कस करते हैं। देखो कंज्यूमरिज्म में क्या हुआ ना, कंज्यूमरिज्म हैव स्टिमुलेटेड द इंडियन इकोनॉमी, huge amounts are pumped into the local and global business especially in e-commerce। अब कंज्यूमरिज्म ग्लोबल, अब हमारा जो शौक है, हमारे जो शॉपिंग करने का जो नजरिया है, इट हैज बिकम ग्लोबल एंड ड्यू टू द ई कॉमर्स की वजह से दूसरे कंट्रीज में प्रोड्यूस होने वाले कमोडिटीज को भी आप इजीली बोरो करते हो। जैसे आईफोन, अभी हाल फिलहाल में ही आईफोन ने अपना आईफोन 15 लॉन्च किया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्राइमरी बुकिंग भी करवा ली होगी आईफोन 15 की। तो ये इंडिया में तो अभी मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, आईफोन इज नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, है ना, आप आईफोन से अटैच्ड हो, है ना, आपको अच्छा लगता है तो आप उसको परचेज करते हो, आप उसको बोरो करते हो। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो शायद ड्यू टू द ई कॉमर्स यू विल बी एबल टू बोरो इट, राइट। यू आर मोर अवेयर अबाउट द राइट्स ऑल्सो, आप अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी आपको ज्यादा अवेयरनेस है। अगर आपको किसी अमेजोन ने या फिर किसी भी अलीबाबा जैसे कंपनी ने, किसी ने भी अगर खराब प्रोडक्ट्स दे दिए या फिर फ्लिपकार्ट ने, सो यू आर अवेयर अबाउट द ग्लोबल कंज्यूमर राइट, तो आप कहीं पे भी उनको सू कर सकते हो, राइट। मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर चूज फ्रॉम, राइट। अब आप कंज्यूमर के पास ग्लोबल होने की वजह से, यू नो, एज द कंट्री, एज द वर्ल्ड हैव बिकम ग्लोबल मोर एंड मोर, तो आपके पास कंज्यूमर चॉइस भी बहुत है। नाउ वी हैव द कंज्यूमर चॉइस, ठीक। अगर हमको एक सामान पसंद नहीं आएगा हम दूसरे सामान को बोरो कर लेंगे, राइट, बिकॉज वी हैव द ऑप्शंस, राइट, मल्टीपल ऑप्शंस है। It has increased the production and more employment opportunities due to the increased consumer choice. Demand has increased, है ना। अब देखो कंज्यूमर बहुत सारे लोग होंगे तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, और अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इफ देयर आर अ लॉट ऑफ डिमांड इनटू द मार्केट, मार्केट में डिमांड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होंगे हाई लेवल के, और जब हाई लेवल की प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे। बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी में हमने डिस्कस किया है इन्फ्लेशन वगैरह को भी, वहां पे हमने भी समझा है कि डिमांड और सप्लाई किस तरीके से गेम प्ले करते हैं अपना, ठीक। So these are the positive impact of consumerism. Now there are certain negative impact as well. Negative impact ये है कि there has been the ecological balance has been affected. क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं and excess production of goods have led to the over exploitation of resources. ठीक है, एक्सेस जो प्रोडक्शन होता है ना गुड्स की, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। किस चीज का? रिसोर्सेस का, राइट। So due to the over exploitation of resources, there has been the environmental degradation
और इकोलॉजिकल बैलेंस इससे हमारा बिगड़ा है। इसकी वजह से हेल्थ इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्योंकि डिमांड बहुत है ना, तो आप प्रोडक्शन करोगे, और जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि फैक्ट्री से तो पॉल्यूशन निकलता है, राइट। बट कंज्यूमरिज्म की वजह से हमने डिमांड बहुत ज्यादा हाई कर दिया, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गए, और प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा लेवल पे पॉल्यूशन होने लग गया, राइट। इंडस्ट्री ने बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस। देन वी हैव आल्सो विटनेस्ड द मिसयूज ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज दैट लेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लैंड का भी मिसयूज हुआ है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है। वी हैव आल्सो विटनेस्ड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर। अब देखो, रिच रिचर हो गया ग्लोबलाइजेशन में, रिच हैव बिकम रिचर, पुअर हैव बिकम पुअरर बिकॉज़ दे कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। they simply cannot afford it। अब मार्केट में अब पुअर आप किसको मानते हो? हाउ यू डिटरमाइन द पुअर? तो पुअर इन द स्टेट वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर कैपेसिटी, ठीक है। परचेजिंग पावर कैपेसिटी की वजह से ही तो आप मानते हैं, ठीक। तो जो पुअर है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड इन द ग्लोबलाइजेशन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैव इंक्रीज्ड। So due to that have basically affected, due to these increase in the price rise, it has basically affected the purchasing power capacity of the poor sections of our society, because of which the poor have become the marginalized। poor जो है वो marginalized हो गया है, ठीक है। So that is also one of the positive and negative impact of globalization in our society। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे रूरल सोसाइटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाला है ना। हाउ ग्लोबलाइजेशन have impacted the rural society in our country। अगर हम बात करें the policy of liberalization की, तो India has been following since the late 1980s। It has a very significant impact on agriculture and rural society as, ठीक। अब ये जो पॉलिसी है, it entails the participation of WTO which aims to bring about a more free international trading system and requires the opening up of Indian markets to import। इसकी वजह से ना हम इंपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करें। अब in contract farming system, the company identifies the crop to be grown, provides the seeds and other inputs as well as the know-how and often also the working capital। अब इसकी वजह से ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली क्या होता है। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड है, ये लैंड है तुम्हारे पास। अब और एक बिजनेसमैन है, जैसे लेज, लेज वाले आएंगे, तुम्हें कहेंगे कि तुम पोटैटो ग्रो करो, ठीक, और ये पोटैटो ग्रो करके तुम मुझे ट्रांसफर कर देना, यू जस्ट ट्रांसफर टू इट टू मी। तो पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फार्मर्स के साथ, ठीक है। अब फार्मर्स के पास में ऑप्शंस नहीं बचते हैं। इसके इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अब देखो, फार्मर्स जो पहले पोटैटो ग्रो करने के बजाय कुछ और ग्रो कर सकता था, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, पहले ही प्राइस भी फिक्स होकर के रखे हैं कि मैं तुम्हें इतने प्राइस पे तुमसे मैं पोटैटो बोरो करूंगा, ठीक है। तो उतने प्राइस पे ही करना पड़ेगा। भले जब फार्मर ने पोटैटो को ग्रो किया और मार्केट में इमेजिन करो कि पोटैटो की प्राइस बढ़ गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो चुका है कि इतने प्राइस पे मैं लूंगा तुमसे, तो फार्मर्स को तो इससे लॉस हो गया ना, इकोनॉमिक लॉस हुआ फार्मर को, क्योंकि पोटैटो की प्राइस तो मार्केट में अब कुछ और है, बट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कुछ और पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। So that has impacted the farmers also in the rural areas। So contract farming हालांकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो देता है, बट ये इनसिक्योरिटी भी फार्मर्स के लिए होता है बिकॉज दे बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज बिजनेस क्लास। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट अगर बिजनेसमैन ने बीच में खत्म कर दिया, तो फार्मर्स तो उतने एजुकेटेड है नहीं, फार्मर्स आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, तो वो इस ट्रैप में फंस जाएंगे फिर। तो दे विल सिंपली फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रैप, और इस ट्रैप में फंसेंगे तो उनकी लिवलीहुड हैम्पर करेगी, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को इंक्रीज तो किया, बट इट हैज आल्सो चैलेंज्ड दी दी फार्मर्स। हमारे फार्मर्स को इसमें बहुत हद तक चैलेंज पहुंचा। देन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन दैट इट डिसएंगेजेस many people from the production process and makes their own indigenous knowledge of agriculture irrelevant। अब जो पोटैटो लेज वाले आएंगे, कहेंगे कि आपको यही टेक्नोलॉजी यूज करनी है ना, आपको इसी तरीके से ग्रो करना है, ये फर्टिलाइजर आपको यूज करना है। तो इसके दो हार्मफुल इंपैक्ट होंगे। पहला, जो फार्मर का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, पहला इंपैक्ट तो ये हुआ। दूसरा, हार्मफुल केमिकल्स के यूज करने की वजह से उनके जो लैंड है ना, लैंड बिकम्स डिग्रेड, है ना, ये लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक, क्योंकि वो तो बाउंड बाउंड होते हैं ना,
बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाउंडेशन होती है उनके ऊपर, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस. Then we have the more widespread aspect of globalization of agriculture is the entry of multinationals into this sector as seller of agriculture inputs such as seeds, pesticides and fertilizers. अब ग्लोबल लेवल के बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो सीड्स को, पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, विच इज गुड ऑल्सो, है ना. पहले फार्मर्स के पास ऑप्शंस नहीं थे, फार्मर्स वर नॉट हैविंग द ऑप्शंस. नाउ द फार्मर्स आर आल्सो हैविंग द ऑप्शन. अब उनके पास सीड्स पहुंचाने का, पेस्टिसाइड्स पहुंचाने का, नए नए फर्टिलाइजर्स और अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स को लेने के ऑप्शंस हैं उनके पास अवेलेबल. नाउ दे हैव द ऑप्शंस अवेलेबल विद देम, right? So that is also one of the significant and crucial aspects. Then many of the farmers who have committed suicides were marginal farmers who are attempting to increase their productivity primarily by practicing the green revolution method. अब देखो green revolution के 3 parameters थे. HYV seeds, there are 3 things. HYV seeds, irrigation, ठीक है, irrigation और fertilizer. Okay, so these are the 3 aspects. But ये तो ग्लोबलाइजेशन से एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विद द ग्लोबलाइजेशन एंड दीज आर एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव है. अब फार्मर ने क्या किया, किसान ने क्या किया, लोन ले लिया और लोन लेकर के ग्रीन रिवोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया, है ना, अपने फार्म लैंड पे. बट मार्केट कंडीशन की वजह से जो क्रॉप थी उस क्रॉप की वैल्यू डिक्रीज हो गई. अब क्रॉप की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से एज द वैल्यू ऑफ क्रॉप हैज डिक्लाइंड, एज द वैल्यू ऑफ क्रॉप हैज कम डाउन. ठीक, अब इसकी वजह से फार्मर को नुकसान झेलना पड़ा. That has impacted basically the farmers. इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया. अब तो फार्मर ने लोन ले रखा है और उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो लोन को पे कर पाए, बिकॉज ऑफ विच मेनी मार्जिनलाइज्ड sections of our farmer community have committed suicide. And this is also the negative challenge of the globalization, because such distress is compounded by the changing culture in the rural areas also that have increased the incomes required for marriage, dowries, है ना, और उनको नए एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए भी अब उनको चाहिए. अब देखो रूरल एरियाज में भी ना पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट एजुकेशन, मेडिकल केयर, और इन सब के लिए उनको पैसे चाहिए, राइट. और जब उनको नहीं मिल पाता है तो बेचारे वो गलत कदम उठा लेते हैं, राइट. दिस इज हाउ द ग्लोबलाइजेशन हैव इम्पैक्टेड द रूरल सोसाइटी. ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट किया है ना, बिकॉज सिंस 1990s गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. सो प्राइवेट कंपनीज हैव कम अप, especially the foreign firms. They are encouraged to invest in our sectors which were earlier reserved for the government only. अब जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन पहले BSNL ही था, है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, बट नाउ वी हैव जियो, नाउ वी हैव एयरटेल, है ना, नाउ वी हैव वोडाफोन. वोडाफोन इज द कंपनी ऑफ ब्रिटेन, है ना, दूसरे कंट्री की कंपनीज भी हैं. नाउ दे हैव इन्वेस्टेड इन आवर कंट्री, right? So it has changed the industries. The globalization have changed the industries also. So as a result of liberalization, many Indian companies have been bought over by multinational. अब multinational हो गया है ना, multinational companies आए हैं हमारे कंट्री में. So they have changed not only the business standard but also the lifestyle of an individual. So the government is also trying to sell its share in several public sector companies, which is called as disinvestment. अब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन. देयर इज गवर्नमेंट का सिंपली ये मानना है दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू द बिजनेस. गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है, कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, ठीक, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट इज सेलिंग देयर शेयर्स ऑफ देयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया, है ना. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना उसके शेयर्स गवर्नमेंट कम कर रही है. LIC में भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट लेकर के आई है, राइट. सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. So more and more companies are reducing the number of permanent employees, okay, and outsourcing their work to smaller companies or even to their homes. All right. So अब बहुत सारे लोग outsourcing भी कर रहे हैं. People are going for the outsourcing as well. All right. So this is also one of the significant aspects related to it. So for the multinational companies, the outsourcing is done across the globe, with developing countries like India providing the cheap labor. अब देखो इंडिया में cheap labor है,
और इस चीप लेबर की वजह से ना हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, दूसरे कंट्री वाले हमारे कंट्री से लेबर को, एम्प्लॉय को बुला लेते हैं, राइट। सो सम इकोनॉमिस्ट दे से some economic debate the liberalization and privatization worldwide. It appears to be associated with the income inequality. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकम इनइक्वालिटी हैव आल्सो इंक्रीज्ड। जो सर्विस सेक्टर है लाइक शॉप, बैंक्स, आईटी इंडस्ट्री, होटल्स एंड अदर सर्विसेज आर एम्प्लॉइंग मोर पीपल इन द अर्बन मिडिल क्लास इज ग्रोइंग। ठीक है, अब इसकी वजह से अर्बन मिडिल क्लास भी जो है उन्होंने वो भी ग्रो किए हैं। At the same time, as a secure employment in large industries is declining, the government is embarking on a policy of land acquisition for industry. अब गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। So these industries do not necessarily provide the employment to the people of the surrounding areas, but they cause major pollution. अब जो इंडस्ट्रीज जो है वो लैंड एक्विजिशन करते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा है स्टेट में रिजर्वेशन देने का। अब होता क्या है कि फैक्ट्रीज दूसरे स्टेट में जाकर के अपना ओपन कर लेते हैं बिजनेस को, राइट, बट वहां के लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, बल्कि वो दूसरे स्टेट से, दूसरे जगह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो उसकी वजह से ना बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है अब ये प्रोविजन लेकर के आ रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है वो रिजर्वेशन दे लोकल लोगों को, है ना। हरियाणा ने ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है, मध्य प्रदेश इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, झारखंड भी इस बारे में सोच रहे हैं, है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने मीडिया को किस तरीके से इंपैक्ट किया। देखो, ग्लोबलाइजेशन ने हैव इंपैक्टेड द प्रिंट मीडिया आल्सो एंड रेस्ट ऑफ द मीडिया। ठीक, सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर हैव ग्रोन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। यू कैन विटनेस कि ये जो सर्कुलेशन है ना न्यूज़पेपर का, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। New technologies have helped boost the production and the circulation of newspaper. A large number of magazines have also come up into the market. अब देखो इंडिया में भी लोग टाइम मैगजीन हो गया, ठीक है, जो यूएस की मैगजीन है ना। अब बहुत सारे बिजनेस मैगजीन हो गया, जैसे फोर्ब्स मैगजीन। हमारे अन अकेडमी को भी फोर्ब्स मैगजीन ने स्पेस दिया है ना। तो फोर्ब्स मैगजीन हो गई, तो बहुत सारे मैगजीन हो गई, वो भी अब इंडिया में आकर के अपने बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट इट। मोस्ट सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द लास्ट few decades has been the Indian language newspaper revolution, the beginning of the growth, predator and liberalization. हमारे जो इंडियन लैंग्वेज की जो मैगजीन है ना वो भी लिबरलाइज हुई है, वो भी रेवोल्यूशनराइज तरीके से आगे बढ़ी है। ठीक, इसके कारण क्या है? इसके कारण है बहुत सारे लिटरेट लोग बढ़े हैं। अब देखो मैगजीन को, न्यूज़पेपर को कौन पढ़ते हैं? दोज हु आर एजुकेटेड ना। तो अब बहुत सारे एजुकेटेड लोग आए हैं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारा इंक्रीज किया है, राइट। सो इसकी वजह से लोग बढ़े हैं। द नीड ऑफ रीडर्स इन द स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सिटीज एंड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर केटर टू दोज नीड्स। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में भी लोग जो है इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को अब पढ़ने लग गए हैं, बिकॉज दे हैव बिकम एजुकेटेड। द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैव अडॉप्टेड द एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आल्सो। अब हमारे पास एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उससे भी बेनिफिट प्रोवाइड हुआ है। टेलीविजन और रेडियो जो पहले गवर्नमेंट ओन्ड होते थे, नाउ दे आर दी प्राइवेटली ओन्ड आल्सो। बहुत सारे प्राइवेटली ओन्ड है। प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन has come up. News has been far more immediate, democratic and intimate. अब देखो एक जगह पे बैठ करके आप अपने गांव के छोटे से रूरल एरियाज में बैठ करके यूएस के इलेक्शन के बारे में आप डिस्कस करते हो। So US का इलेक्शन is also impacting the lifestyle of the people who are living in the rural area. अब वो भी जानकारी लेना चाहता है ना। So this is one of the things. The advent of private owned FM radio stations in 2002 provided a boost to entertainment programs, है ना। ये भी बेनिफिट, इस तरीके से भी बेनिफिट हुआ है हमारे ग्लोबलाइजेशन। ओके, so these are the positives and the negative aspects of the globalization. तो हमने डिटेल में माइन्यूट डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, एल्डरलीज के ऊपर, विमेन के ऊपर, है ना, टेलीविजन के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, रूरल सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से पॉजिटिवली और निगेटिवली ग्लोबलाइजेशन ने इंपैक्ट किया है। ओके, तो चलिए आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about the women related issues, that how the women have been impacted, what are the positive and negative things related to the 50% of our population that is women.
Okay, chalo then, done for the day guys. Thank you so much. See you in the next class. Till then, take care. Tata, bye bye. Thank you everybody.